La vida es completa. हाय, हम सब स्टूडेंट्स हैं राइट। हमेशा लर्निंग फेज ऑन रहना चाहिए, ये सारे कोट्स हम जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? द डेट एंड द रीजन बिहाइंड, कि उस दिन को क्यों मनाया जाता है। इफ़ यू नो दिस, पिन डाउन इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी सी कि कितने होशियार लोग हैं यहाँ पे ऑलरेडी। ओके, ये था मेरा सवाल। और जो आपके सवाल हैं कि एग्ज़ाम अब लास्ट टाइम आ चुका है, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, तो क्या करना चाहिए। और खासकर रटने वाली चीज़ें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में रटने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके साथ कैसे डील करें। वी आर नॉट एबल टू रिटेन सो मेनी थिंग्स, ऐसा एग्जैक्टली तो उसको कैसे डील करें। और खासकर ऐसे क्वेश्चंस कि व्हाट मोटिवेट्स मी टू वर्क, मेरा पर्पस क्या है, व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस, ये सारे क्वेश्चंस मैं एंड ऑफ द लेक्चर में आपको आंसर करूंगी। सो वी विल बिगिन विथ टुडेज क्लास। हमारा अभी क्या चल रहा है, 30 डे स्टडी प्लान पे हम टिके हुए हैं, CDS 1 2023। सो आपको इसका रेगुलर रिमाइंडर जा रहा है टेलीग्राम सेक्शन पे, इंस्टाग्राम सेक्शन पे। आज हम यहाँ पे है, ठीक है। आपको ये पूरी PDF टेलीग्राम पे वापस मिल जाएगी। हम इससे टैली कर रहे हैं। और मैंने आज सुबह ही आपको बोला था, अगर आपने देखा हो कि डे 1 पे जो एक्साइटमेंट है दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फाइनल डे। अभी तो डे 1 पे बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, बट लास्ट डे पे आप शायद अकेले हो सकते हो। एंड कंग्रेचुलेशंस, अगर आप वहाँ तक पहुँच गए, आप अपना एग्ज़ाम निकाल दोगे। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सो आई एम वेटिंग फॉर द लास्ट डे, क्योंकि आज जो खुशी और एक्साइटमेंट है वो उस दिन प्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा कि जो मैंने डिसाइड किया वो मैंने एक्चुअली किया, राइट। सो इस वीडियो प्लान के हिसाब से डेट्स वगैरह अपने रिमाइंडर में डाल देना, क्लॉक वगैरह में डाल देना, और पढ़ के आना व्हाट वी आर डीलिंग विद दिस। कि सुबह मैं आपको रिमाइंडर वापस दे दूंगी, ऑल्दो आई हैव गिवन दिस 30 डेज का प्लान, फिर भी मैं रोज रोज आपको रिमाइंडर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे दे दूंगी, सो दैट आप पूरे दिन में इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से वो कर लो। आप लास्ट मिनट में घबरा ना जाओ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैंने आपको टॉपिक्स भी दे रखे हैं, और फिर जो डेट्स लिखे हैं उस डेट्स को 7 PM को हम यूट्यूब पे इसके स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। आपको ये भी कंफ्यूजन था कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, तो मैंने आपको नोट्स, जो मेरे नोट्स हैं उसके बारे में आपको बता दिया था। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पे सिलेक्ट करके पढ़ सकते हो, और पूरी बुकलेट में से फास्ट रिवीजन कर सकते हो, और रिवीजन होने के बाद आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो डिफेंस मेनिया 2.0 आपको चेक करना था, स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर सेशन करंट अफेयर्स। मैप बेस्ड करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि आपको याद इसमें बहुत अच्छे से रह सकता है। 1 बाय 1 चीज़ें देखेंगे, डिटेल, जिसमें डिटेल चाहिए होगी वो डिटेल में करेंगे, ठीक है। दीज आर सिलेक्टेड करंट अफेयर्स, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। स्टार्टिंग विद, ऐसे चलते हैं मैप में। पैंगोंग त्सो लेक बहुत बार न्यूज़ में था, वाई? बिकॉज क्योंकि ये एक डिस्प्यूट का टॉपिक हो चुका है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बट अभी इसमें पॉजिटिव न्यूज़ क्या आई है, फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन, 21 किलोमीटर्स का ये मैराथन है, लद्दाख में बेसिकली चल रहा है। पैंगोंग त्सो लेक पे फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन हुआ है, तो दिस शुड बी इन माइंड। लेक का लोकेशन पूछा जा सकता है, या तो ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ पे था, राइट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, लेह एयरपोर्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बन रहा है, एंड दैट इज वेरी फर्स्ट इन इंडिया। कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट लेह में बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। डार्क स्काई रिजर्व, अब इसमें ना उल्टे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, और इसके लिए खास बात क्या है, इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व है इन द लद्दाख, ठीक है। अब क्वेश्चन चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी आ सकता है कि चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, तो यू शुड नो इट इज लोकेटेड इन लद्दाख, राइट।
ठीक है। इसके अलावा हमें लिथियम डिपॉजिट्स मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कंफर्म किया है कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे लिथियम डिपॉजिट्स हमें मिले हैं, और इसकी ये एक पूरा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पहाड़ी ट्राइब इज ऑल्सो इन न्यूज़। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्राइब, ये वाली पर्टिकुलर ट्राइब या कम्युनिटी कहाँ बिलोंग, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो पहाड़ी ट्राइब इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये तो आई गेस पुराने सीडीएस पेपर में ही पूछा गया क्वेश्चन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देवस्थली में आपका स्पेस ऑब्जर्वेटरी पूरा बन रहा है ना, तो दिस इज इन उत्तराखंड, फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इसमें रिफ्लेक्टिंग वाला पूरा कंसेप्ट लगता है, राइट। ठीक है, बाकी पंजाब की बात करें, पंजाब में एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बन रहा है, CBG आप इसको बोल सकते हैं, और इसी पे पूरी रूरल इकोनॉमी बनने की हमारा एम है। ठीक है, पूरा रूरल इकोनॉमी हमें इसमें से बनाना है। CBG कंप्रेस्ड बायोगैस पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क हरियाणा में आया है। इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज, 24/7 यहाँ पे सोलर पावर मिलेगा। कहाँ पे? गुजरात के मोढेरा विलेज में। ठीक है, इसमें बोला गया है 60 to 100% आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर्ड अब सब कुछ चल रहा है। मोढेरा, ओके। फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट पुणे महाराष्ट्र में बन रहा है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कोल्लम में बन रहा है, कोल्लम। ठीक है, हमारे बच्चे जो कोर्स वाले बच्चे हैं वो अटेंडेंस लगा देना। आप भी, हमारे भी अगर एक डिस्ट्रिक्ट बना लिया जाए, हम सारे मतलब कैंडिडेट्स एक जगह पे अगर रहने लग जाए, तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बोल देंगे। पॉलिटी हमने इतना अच्छे से पढ़ा है, राइट। चलो ठीक है। फर्स्ट सिटी विद वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कोची। वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम कहाँ मिला है? केरला के तिरुवनंतपुरम में। तेलंगाना की 2 न्यूज़ है। पहला तो इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में बन रहा है। उसके बाद हैदराबाद के लिए स्पेशल न्यूज़ ये है, मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे। साइबर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जिनोम वैली भी यहाँ पे लोकेटेड है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 भी हैदराबाद को ही मिला है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहीं पे हो जाती है, ध्यान रखोगे। ठीक है, फिर महू में आपका फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम खुला है। ठीक है, फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम इन महू मध्य प्रदेश। गोवर्धन बायो CNG प्लांट भी आपका MP में देखने को मिलेगा। उसके अलावा बिहार में आपका पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट बना है, और बिहार में ही इंडिया का कास्ट बेस्ड सर्वे भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। अब देखो, ये बोनस चीज़ है जो प्योर रटने वाली है, इसके साथ कैसे डील करना है वो मैं आपको एंड ऑफ द लेक्चर में बताने वाली हूँ। बट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो PDF आपको टेलीग्राम पे तो फॉर श्योर मिल ही जाएगा। ये पूरे एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट फेस्टिवल पे आता ही आता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि फेस्टिवल का एक क्वेश्चन तो आता ही है। जैसे लोसर फेस्टिवल सुपर इंपॉर्टेंट, स्पितुक गस्तर फेस्टिवल, ये कहाँ के, कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी के हैं? ये लद्दाख के हैं। ठीक है, और खासकर यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मणिपुर के देखो इतने सारे फेस्टिवल्स मेंशन्ड है, संगाई, अमूर फैल्कन, गाल नगाई, शुमंग लीला, शिरुई लीली, कचाई लेमन, योसंग, ये सारे मणिपुर के फेस्टिवल्स हैं। कैसे याद रखने हैं ये लास्ट में मैं आपको बता दूंगी, इसको आप थोड़ा सा लेकर चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आ सकता है। ठीक है, ओके। अब जो टाइगर रिजर्व्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी, वो थी आपका रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश। कूनो नेशनल पार्क, ये तो चीता के आने से बहुत फेमस हो गया है मध्य प्रदेश का, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी आपका मध्य प्रदेश में है। बाकी पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, आई वॉन्ट टू विजिट दिस पर्टिकुलर जू, इसको बेस्ट जू का रिकॉग्निशन मिला है, का टाइटल मिला है। हैव यू, मतलब आप में से कोई गया है क्या यहाँ पे? वो इसको प्लीज डिस्क्राइब कर दे
कि ऐसा भी क्या है जो बेस्ट जू का यहाँ पे टाइटल मिल चुका है। बाकी अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु वॉज इन न्यूज रिसेंटली। ठीक है, तो चलो अब धीरे धीरे डिटेल करंट अफेयर्स में भी आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ ऑपरेशन जो आजकल ज्यादा ट्रेंड हो गया है कि यूपीएससी पूछ रहा है, उसको थोड़ा ध्यान में देख लेते हैं। ऑपरेशन दोस्त, ये इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था रिसेंटली। क्यों? जो टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आए हैं उसमें हेल्प आउट करने के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बेसिकली ऑपरेशन दोस्त को लॉन्च किया था। ठीक है, अच्छी बात क्यों है? क्योंकि हमेशा टर्की है ना पाकिस्तान इंक्लाइंड रहता है, जब भी उसको ऑप्शन दे वो हमेशा पाकिस्तान को ही चूज करता और इंडिया को नहीं करता। क्यों? बिकॉज दोनों एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है तो थोड़ा रिलीजन बायसेस आ जाता है, राइट। बट इस बार पाकिस्तान की हालत ही नहीं है कि टर्की को हेल्प आउट कर सके किसी भी तरीके से, बट इंडिया ने आगे बढ़ के उसको हेल्प किया है ना, तो इसलिए टर्की भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो गया और अपने एयरपोर्ट पे हिंदी में वो एक थैंक्स गिविंग इंफॉर्मेशन देने लग गया। तो दैट वाज गुड पार्ट, अच्छे के साथ अच्छा होता है। ऑपरेशन गंगा, ये क्यों लॉन्च हुआ था? ये एक्चुअली इंडियन स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर, उसको रेस्क्यू करने के लिए, स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन गंगा को लॉन्च किया था। बाकी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो किए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन नार्कोस, ये ऑब्वियसली ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स रिलेटेड चीज़ों की स्मगलिंग को कर्ब करने के लिए था। ऑपरेशन आहट, ये वुमेन और चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए था। सतर्क ऑपरेशन आपका लीकर और टबैको प्रोडक्ट्स को एक्चुअली कम करने के लिए ये चीज़ थी। और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अगेन बाय आरपीएफ, ये चाइल्ड रेस्क्यू इनिशिएटिव था। तो ये कुछ अभी न्यूज़ में ऑपरेशन थे, आ सकते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन्स 2022 पर्सन ऑफ द ईयर, ये किसको दिया गया है? वोलोदिमिर जेलेंस्की। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये याद रखोगे, अगर आप हमारा टाइम टेबल देखोगे ना, ये 30 डेज प्लान, उसमें जो सुपर इम्पोर्टेंट वो कैटेगरी वाइज जो सेक्शन है, जैसे स्कीम हो गया, स्पोर्ट्स अफेयर्स हो गए, डिफेंस अफेयर्स हो गए, वो हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर नहीं किया है क्योंकि उसको हम अलग से भी करने वाले हैं। गवर्नमेंट स्कीम का हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया, डिफेंस का हो गया, आपके रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस वाला जो सेक्शन हो गया, आप उसमें देखोगे तो डेट वाइज आपको पता चल जाएगा कि कब कब हम इन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैनल को आप थोड़ा सा सीरियसली और थोड़ा सा ध्यान में ले लेना। एफकेट में जो बच्चों ने सीरियसली लिया था उनका तो पक्का क्लियर होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन उनके मैच हो गए थे, राइट। बट जो बच्चों ने एफकेट में गलती करी थी और सीरियसली इन चीज़ों को नहीं पढ़ा था, अब अपनी गलती प्लीज़ सुधार लेना। सीडीएस में ऐसी गलती मत करना। अगेन जो मैं बोल रही हूँ अच्छे से सुनना। यू कैन स्पीड अप दिस वीडियो बट यू शुड नॉट, यू मस्ट नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट। मैं जो स्टोरीज बता रही हूँ, जो बता रही हूँ, स्टार मार्क करके, अंडरलाइन करके, सारी चीज़ों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, ओके। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर वोलोदिमिर जेलेंस्की। अब देखो यूक्रेन है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो थोड़ा सा यूक्रेन के बारे में भी आपको जानना बनता है। इससे स्टैटिक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। यूक्रेन का कैपिटल अगर हम बात करें, यूक्रेन का कैपिटल क्या है? कीव। बस देखते रहना, सुनते रहना, समझते रहना। इसकी करेंसी की बात करें, इसकी करेंसी क्या है? इट इज नोन एज रीवनिया, रीवनिया। ठीक है, ओके। एक फेमस रिवर यहां से पास होती है, कभी कभी रिवर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नीप्रो, इसका इस तरीके से इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, ये स्टैटिक अफेयर था। बाकी आप यूक्रेन में आसपास देखो क्या क्या चल रहा है। रशिया के साथ उसकी जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था वो दोनेस्क और लुहांस्क के बारे में पूछा गया था कि ये डिस्प्यूटेड रीजन चल रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बारे में। ये क्रीमिया वाला जो रीजन है ना, एक्चुअली दैट वाज पार्ट ऑफ यूक्रेन ओनली, बट यहाँ पे रशियन स्पीकिंग पीपल बहुत ज़्यादा थे, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया था। 2013-14 की बात है ये। ठीक है, इस पे यूक्रेन ऑलरेडी बहुत गुस्सा था, अब रशिया दूसरे पार्ट्स को भी डोमिनेट करना चाहता है, उसी के पीछे ये
लगभग 1 साल से इनका झगड़ा चल रहा है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी को कौन कौन से कंट्रीज यहाँ पे सराउंड कर रहे हैं उनको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये यूक्रेन को भी सराउंड कर रहा है। और ये इलाका देख लो, ये तो सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, दिस इज सी ऑफ अजोव, ठीक है। ये एक मीडियम बन गया है यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर का, ठीक है। ये जो बीच में आपको पानी का गड्ढा दिखाई दे रहा है, दैट इज सी ऑफ अजोव, उसको भी एक बार बहुत ध्यान। और जब भी मैं ये चीज बोलती हूँ ना, माइंड यू क्वेश्चन वहीं से आता है कि एक बार उसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाकी चीजें पता चल गई, रिवर कौन से निकलती है, कैपिटल करेंसी, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। आगे बढ़ते हैं। I2U2 अलायंस वॉज इन न्यूज। सबसे पहले I2U2 है क्या, ये 4 लोगों का ग्रुप है, 4 कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें इंडिया है, इजराइल है, UAE है और हमारा अमेरिका USA है, ठीक है। इसको एक्चुअली न्यू क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, या तो आप इसको मिडल ईस्ट क्वाड के नाम से भी जान सकते हो। अब देखो क्वाड में कौन कौन था, क्वाड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें भी 4 कंट्रीज थे, देखो इंडिया और अमेरिका तो था ही, लेकिन इजराइल और UAE के बदले आपका ऑस्ट्रेलिया था और जापान था, ठीक है। तो इन 4 कंट्रीज को कोऑर्डिनेशन हुआ है। अब देखते हैं क्या अच्छा निकलता है इसमें से। तो I2U2 अलायंस को ध्यान में रखना, कौन कौन सी कंट्रीज हैं वगैरह वो अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा यूकेडोर पहला कंट्री बन चुका है जो वाइल्ड एनिमल्स को भी लीगल राइट्स देने लग रहा है, ठीक है। एक्चुअली कहानी कुछ ऐसी थी कि यहाँ की यूकेडोर की गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को खाली वगैरह करवा दिया था, तो ये एनिमल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था, ठीक है। ये एनिमल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था और फिर वहाँ के कोर्ट्स ने ये इशू किया कि नहीं भाई, आप वाइल्ड एनिमल्स के भी राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हो। जैसे आप किसी पर्सन का घर खाली ऐसे नहीं करवा सकते हो विदाउट एनी परमिशन और दैट, उसी तरीके से वाइल्ड एनिमल्स को भी नहीं कर सकते हो। दे ऑल्सो हैव गॉट लीगल राइट्स, यूकेडोर, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज पहली वुमेन ऑफिसर जिसको सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है, शी इज कैप्टन शिवा चौहान। ये विमेन वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जान लो हमने क्या क्या पढ़ा था पिछले वीडियोस में। एफकैट की बात कर रही हूँ तो वापस से रिन्यू कर देते हैं, सीडीएस की नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, BRO में कौन सी विमेन ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया है। पहली वुमेन ऑफिसर शी इज कैप्टन सुरभि, ठीक है, कैप्टन सुरभि जाखमोला। ये एक क्वेश्चन याद रखोगे, कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन सुरभि जाखमोला। और याद रखोगे किसको, स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी को याद रखोगे। क्यों याद रखोगे, ये गई है एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन में। धर्मा गार्डियन किसके साथ की एक्सरसाइज है, ये हमारी इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज है। एंड शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर जो कि आपका सुखोई 30 MKI चलाएगी, ठीक है, उड़ाएंगी, मतलब चलेगा नहीं, उड़ेगा। तो इसमें ये भी पार्टिसिपेट कर रही हैं और ऐसा कोई मिशन में पार्टिसिपेट करने वाली ये पहली विमेन ऑफिसर है, स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी, याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इससे। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन्स को रीनेम करके अमृत उद्यान कहा गया है। अमृत उद्यान उसको रीनेम कर दिया गया है, ठीक है, ये चीज याद रहेगी, ओके। अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन, ठीक है। इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज्यादा न्यूज में था, अच्छे से याद रखना, INS विक्रांत। कहाँ कमीशन हुआ है ये, कोची में। कोची से आपको क्या याद आता है, वेस्टर्न कमांड कहाँ का, इंडियन नेवी का, है ना, इंडियन नेवी का वेस्टर्न कमांड आपका कोची में है, ओके। इसके अलावा और क्या चीज याद रखोगे, इंडिया के पास और कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके पास INS विक्रमादित्य भी है, ठीक है, विक्रमादित्य। ये कहाँ से हमने लिया था, हमने रशिया से लिया था, ठीक है। इसका पता है ओरिजिनल नाम क्या था, कभी कभी ओरिजिनल नाम भी पूछ लिया जाता है। इसका ओरिजिनल नाम रशिया में था
एडमिरल गोर्शकोव, ठीक है। ये थोड़ा बेसिकली रशियन प्रोनाउंसिएशन है तो इसको ध्यान रखना, एडमिरल गोर्शकोव। ध्यान रखना हमारे पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, विक्रमादित्य जो हमने रशिया से लिया था, और दूसरा INS विक्रांत जो हमने खुद इंडिया में बनाया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। 2030 तक हम एम कर रहे हैं कि हमारे पास तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी होगा, INS विशाल, बट अभी उसको कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, 2030 की बात है, देखते हैं बनता है या नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला कंट्री जिनका टोबैको लॉ आया है, जिन्होंने स्मोकिंग ऑल टुगेदर बैन किया है, न्यूजीलैंड, ठीक है, कि फ्यूचर जनरेशन को ये स्मोक नहीं करने देंगे, राइट, ठीक है। इसके अलावा ऋषि सुनाक बन गए हैं फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? अब ये क्वेश्चन, ऋषि सुनाक तो जिनको करंट अफेयर्स आते हैं नहीं आते, फिर भी सब लोग इनको याद कर रहे होंगे, है ना, ये सबको पता होगा, तो यूपीएससी उल्टा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग्स फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी। अच्छा, इसकी बैक स्टोरी थोड़ी सी बता देते हैं। हम इसमें ये कह रहे हैं ना फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, बट बहुत सारे कंट्रीज हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि ऋषि सुनाक बिलोंग टू देयर कंट्री। पाकिस्तान खुद क्लेम कर रहा है कि नहीं भाई, तब तो एक यूनाइटेड इंडिया था। जब इनके दादाजी थे, एक्चुअली ऋषि सुनाक के जो दादाजी थे उन्होंने इंडिया छोड़ दिया था, वो अफ्रीका गए थे, फिर उनके पापा ने अफ्रीका वगैरह छोड़ दिया, वो यूके में चले गए, और ये तो यूके बॉर्न ही हैं टोटल, ठीक है। तो कुछ अफ्रीका वाले लोग भी क्लेम कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ पे के थे, और यूके वाले तो अपना ही क्लेम कर रहे हैं कि यार वो तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी यहीं पे हैं, तो आप ऐसा कुछ क्लेम मत करो। बट ठीक है, हम तो कर ही रहे हैं, इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। रीनेमिंग में औरंगाबाद भी शामिल हो चुका है। औरंगाबाद का नाम अब होगा छत्रपति संभाजी नगर, और ओस्मानाबाद का नाम होगा धाराशिव। याद रहेगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये रीनेमिंग के कंसेप्ट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी डिफेंस एक्सपो, डिफेंस एक्सपो क्या होता है? बेसिकली ये एग्जीबिशन जैसा, देसी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, एग्जीबिशन जैसी कोई चीज़ होती है जो साल में 2 बार होती है, ठीक है, साल में 2 बार होती है। थीम क्या था इसका? थीम पूछा जाता है बार बार, पाथ टू प्राइड, ठीक है, पाथ टू प्राइड इसका थीम था बेसिकली। और इसमें पता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस की गई है, आपको भी बहुत इंस्पायरिंग लगेगा कि यार हाँ, ये तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात हो गई। अभी तक हम मेक इन इंडिया की बात करते थे, राइट, मेक इन इंडिया, बहुत ध्यान से सुनना, मतलब नॉट ओनली फॉर एग्जाम्स, आप डेली लाइफ में भी पहली बार मैंने ये चीज़ पढ़ी थी ना, आई वॉज लाइक येस दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, हम भी ऐसा कुछ सोच सकते हैं। आज तक हम मेक इन इंडिया के पीछे पड़ रहे थे और वो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बट नाउ वी आर एमिंग फॉर व्हाट, यू नो, मोर देन मेक इन इंडिया, मेक फॉर दी वर्ल्ड। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप खुद सोचो इसके बारे में। इसको मैं हाईलाइट भी यहाँ पे कर दे रही हूँ, बहुत ध्यान से इसको है ना अपनी लाइफ में भी उतारना। जब से मैंने ये चीज़ पढ़ी है, आई एम ऑल्सो वेरी यू नो थिंकिंग अबाउट इट कि यार सही बात है, अब ऐसा कुछ मैं भी सोचने वाली हूँ। चलो, डिफेंस एक्सपो हो गया। इसके बाद मून लाइटिंग का कंसेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आपसे पूछा जा सकता है मून लाइटिंग एक्चुअली क्या होता है। देखो, मेन कंसेप्ट मून लाइटिंग का ये होता है कि आप एक से ज़्यादा जगह पे जॉब कर रहे हो, ठीक है। उससे क्या होता है, देखो, आप एक जगह पे जॉब करते हो, आपके दिमाग में कंटिन्यूस होता है कि यार मुझे दूसरी भी जगह जाके जॉब करना है, उससे क्वालिटी डाइल्यूशन हो जाता है। एक इंसान को क्या होता है, वो एक लिमिट तक काम कर सकता है, उसको फिर स्लीप चाहिए, उसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। एक इंसान 24 घंटे तो काम कर नहीं सकता, लेकिन अगर वो दूसरी जगह पे भी काम कर रहा है तो ये तो कंपनी के साथ धोखा हो गया है ना। वो एक पर्सन टोटल अपना 100% उस कंपनी को नहीं दे पाता। इसलिए मून लाइटिंग का कंसेप्ट कोई कोई लोग अनएथिकल डिक्लेयर कर देते हैं कि दिस इज अनएथिकल फॉर सम कंपनी। तो देखते हैं, अभी मून लाइटिंग को बस याद रखना, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वर्ड है ये, ठीक है। बाकी दीसा एयरबेस के बारे में ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक आपका एयरबेस है, नियर टू आपका रेड क्लिफ लाइन, गुजरात में बेस्ड है ये। गुजरात में कहाँ? बनासकांठा में,
दीसा एयरबेस, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, यहाँ से कराची दूर नहीं है भाई, कभी भी यहाँ से प्लेन उड़ सकता है और बर्बाद कर सकता है सब कुछ, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, ध्यान में रखोगे। इसके अलावा वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है? चिनाब नदी के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर में, वर्ल्ड का हाईएस्ट है, सोचो। अच्छा, ब्रिजेस आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं ना कि कौन सा ब्रिज क्या है, कोई हाईएस्ट आता है, कोई लॉन्गेस्ट होता है। कुछ अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ यहाँ पे, देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, लॉन्गेस्ट ब्रिज, तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धौला सदिया ब्रिज। धौला सदिया ब्रिज, जिसको भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी, हजारिका के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ लोकेटेड है? बेसिकली असम से अरुणाचल प्रदेश जाता है, 9.15 किलोमीटर्स का ये ब्रिज है, ठीक है, ध्यान रहेगा। लोहित नदी के ऊपर है, ठीक है, लोहित रिवर के ऊपर है, लॉन्गेस्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट जो स्टील का बना हो, लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज, तो इसका नाम कौन सा हो जाएगा? लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज। अपने दिमाग में बिठाते हुए चलना, इमेजिन करते हुए चलना, ठीक है। इसका हो जाएगा महात्मा गांधी ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु जिसको बोला जाता है। कहाँ लोकेटेड है ये? रिवर गंगा पे लोकेटेड है, ठीक है, स्टील का बना हुआ लॉन्गेस्ट। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लिविंग ब्रिज का, सॉरी लिविंग रूट ब्रिज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिविंग रूट ब्रिज। इसको यूनेस्को का हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। कहाँ पे है ये मेघालय में है, ठीक है, मतलब रूट्स के ही ब्रिजेस बने हुए हैं टोटल, उस पर आप चल के जा सकते हो। ओके, इसके अलावा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे है? ये भी न्यूज़ में पिछले साल था, बट फिर भी ध्यान रखना, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज आपको चेक रिपब्लिक में मिल जाएगा, ठीक है, चेक रिपब्लिक में। इसका नाम क्या है? स्काई ब्रिज 721, ठीक है, स्काई ब्रिज 721। और आपको ग्लास बॉटम का ब्रिज अगर कोई पूछ ले कि भाई बता दो ग्लास बॉटम ब्रिज वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कहाँ पे है, तो वो आपका वियतनाम में है, ठीक है, वियतनाम में है। आपको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत ना आए, राइट, ठीक है। मीनवाइल आप अपनी कुछ भी चीज़ अगर आप शेयर करना चाहते हो, कोई रिव्यू, कोई सजेशन, थोड़ा सा अप्रिसिएशन, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। ओके, ये लॉन्गेस्ट हो गया, ये लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज हो गया, ये लिविंग रूट ब्रिज हो गया, ये लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज और आपका ग्लास बॉटम ब्रिज। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज आप यहाँ पे पढ़ चुके हो, इंडिया का 24/7 सोलर पावर्ड विलेज पहला मोढेरा इन गुजरात, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे? IIT गुवाहाटी। ऐसा नाम क्यों रखा परम कामरूपा? परम कंप्यूटर तो सीरीज चल रही है, हमें पता है, सुपर कंप्यूटर। कामरूप क्या है? एक्चुअली ये कामरूप है ना, ये डायनेस्टी है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा जूम इन करके देखोगे ना, पॉज करके इसको जूम कर लेना, कामरूप डायनेस्टी, ये नॉर्थ ईस्टर्न डायनेस्टी है, उसके नाम पे ये दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी पहला डिजिटल लिटरेट पंचायत, देखो केरला है ना, हमेशा ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ों में टॉप कर जाता है ना, खासकर उड़ीसा भी बहुत अच्छी चीज़ों के लिए न्यूज़ में रहता है। कोई गवर्नमेंट स्कीम हो गई अच्छी सी, या तो स्पोर्ट्स को बूस्ट देने वाली बात हो गई, कल्चर को बूस्ट देने की बात हो गई, उड़ीसा बहुत बार न्यूज़ में होता है। और खासकर एजुकेशन की बात होती है, लिटरेसी रिलेटेड चीज़ें होती है, उसमें केरला का नाम आता है। तो पलमपुरा बिकम द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत, बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है। आगे मिसेस वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल जी को मिला है, ठीक है, बहुत सालों बाद ये खिताब इंडिया के नाम पे वापस हुआ है। सरगम कौशल 21 ईयर्स बाद हमें ये
टाइटल वापस से मिला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस बार मिस यूनिवर्स कौन बना था? लास्ट टाइम तो इंडिया को मिला था 2021 का हरनाज संधू का, राइट। इस बार यूएस की आर बोनी गैब्रियल को मिला है, ठीक है। अब घबराना मत, प्रॉपर अवार्ड्स एंड ऑनर्स वगैरह सारी चीजें हम डेट वाइज 30 डेज स्टडी प्लान में करने वाले हैं, ठीक है। स्टडी प्लान जो मैंने आपको दिया है टेलीग्राम पे वापस देख लेना, कब कब हम करने वाले हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और आगे चलते हैं। सोनाक्षी सिन्हा को पीटा का पर्सन ऑफ द ईयर बोला गया है। पीटा पर्सन ऑफ द ईयर, पीटा क्या है? एक्चुअली एनिमल केयर और वेलफेयर आपकी बॉडी है पीटा, ओके। गॉब्लिन मोड क्या होता है? ऑक्सफोर्ड ने इसको 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर बोला है। देखो, गॉब्लिन मोड ये होता है जो अनअपोलोजेटिकली सेल्फ इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो अनअपोलोजेटिक, मतलब दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी की जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो उनको फॉलो नहीं करते, वो अपने में ही मग्न होते हैं, खुश होते हैं कि वो अपनी ही एक पूरी सोसाइटी बनाते हैं, अपना ही पूरा दुनिया और अपनी ही पूरी कायनात बनाते हैं। उनको सोसाइटी से बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। सोसाइटी से 25 पे शादी कर लो, सेटल हो जाओ, हैव किड्स, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने हिसाब से सब करेंगे। दिस इज़ गॉब्लिन मोड, ठीक है। आप मुझे बताना ज़रा कि आप में से कौन गॉब्लिन मोड में मैं तो चल रही हूँ, देखो अभी मैं तो कुछ हद तक गॉब्लिन मोड में चल रही हूँ, आप भी चल रहे हो क्या गॉब्लिन मोड पे, और क्यों, ये भी मुझे थोड़ा सा बताना, ठीक है, ओके। एक्चुअली हमें ऐसे कुछ बातें करती रहनी चाहिए, उससे हम कनेक्टेड फील करेंगे, है ना। आपको भी ऐसा लगता होगा कि समवन हु क्लियर्स द एग्जाम वो थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा नहीं होता, तो इफ वी आर ट्रांसपेरेंट ना, वी गेट टू नो कि नहीं, लोग सारे सेम होते हैं, वो किस तरीके से उस सिचुएशन को डील करते हैं, उससे पूरी कायनात बदल जाती है, उससे पूरा रिजल्ट, पूरा कंक्लूजन बदल जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को और ट्रांसपेरेंट करते हैं। मैं तो भाई एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं गॉब्लिन मोड में अलग ही चल रही हूँ, ठीक है। आप भी चल रहे हो तो कैसे चल रहे हो वो बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ओके। बाकी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला गया है। पहले ये इंडिया ने बोला था कि भाई मिलेट्स वाला ईयर हमारा है, फिर भाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बोला कि ठीक है, इंडिया अकेला क्यों रखेगा, इंटरनेशनल ईयर बना देते हैं मिलेट्स को, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी गंगा विलास क्रूज, यार मुझे भी जाना है इस पे, बट व्हेन आई सॉ द प्राइजेस ऑफ इट ना, तो मुझे लगा कि यार पता नहीं कभी जाएंगे। गंगा विलास क्रूज वाराणसी उत्तर प्रदेश से ये आपकी क्रूज निकलेगी और आसाम के डिब्रूगढ़ से जाएगी। यहाँ पे पूरा रूट मेंशन्ड है। इंपॉर्टेंट सिटीज आपसे पूछे जा सकते हैं तो ध्यान रखना, गाजीपुर, पटना, कोलकाता, मजूली आइलैंड जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ये बांग्लादेश में भी एंटर होती है। इसकी प्राइस पता है क्या है? 25,000 to 50,000 पर डे, ठीक है। पहले मैंने इतना ही पढ़ा था 25,000 to 50,000, मैंने कहा सही है, ये तो इतने से फिर भी 50 दिन की ट्रिप है, पता है ये 50 डेज की ट्रिप है, इतने पर डे चार्ज ले रहे हैं। सोच लो 50 कितने की हो जाएगी ये पूरी आपकी क्रूज की ट्रिप, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो इसको बकेट लिस्ट में लिख देते हैं। अभी तो नहीं जा पाएंगे, देखते हैं कब जा पाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है, कौन देता है? ये डेनमार्क की एक्चुअली एनजीओ है, डेनमार्क का एनजीओ फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, फी जिसको बोला जाता है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये एनजीओ है जो पर्टिकुलर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफाई करता है। इंडिया के पास अभी हमारे पास 12 बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है। अभी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि कदमावत और मिनिकॉय थुंडी बीच को रिसेंटली ब्लू फ्लैग मिला है। हमें क्या करना है? 12 के 12 बीचेस हमें याद होने चाहिए। देखो, द्वारका का शिवराजपुर बीच, दीव का घोघला बीच, पुडुबिद्री और कारखोद बीच कर्नाटका का, काप्पड़ बीच, कोवलम बीच तो तमिलनाडु का हो गया, कप्पड़ बीच आपका केरला, कदमावत और मिनिकॉय आपका लक्षद्वीप के बीचेस हो गए, राधानगर बीच
अंडमान एंड निकोबार, एडन बीच पुडुचेरी का हो गया, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच और उड़ीसा का गोल्डन बीच, ये सारे ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड का क्या मतलब है, बहुत सारे पैरामीटर्स उसमें होते हैं कि इसमें नहाना सेफ है या नहीं, इसमें इसकी इंफॉर्मेशन टोटल स्प्रेड आउट हुई है या नहीं, ये बीचेस क्लीन है या नहीं, इको फ्रेंडली वे में, ये सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ रहा है या नहीं, इस तरीके से ये अलग अलग पैरामीटर ये मार्किंग देते हैं, उस हिसाब से ब्लू सर्टिफाई करते हैं कि ठीक है ये बीच अच्छा बीच है, ठीक है, इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो कर रहा है, तो ये सब देखा जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में। ठीक है, तो 12 बीचेस के नाम याद रखना और कौन सर्टिफाई करता है ये याद रखना, दैट्स इट, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, इसके साथ CDS वाले बच्चे हो, आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज कौन से आर्टिकल के थ्रू अपॉइंट होते हैं, आर्टिकल 124, आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मिनिमम एज। ये तो हम सब एक साथ पढ़ने वाले हैं ना, यूट्यूब वीडियो कब कब आने वाली है वो स्टडी प्लान में अच्छे से देख लेना, पढ़ के आना ताकि मजा आएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा, जितनी भी गलतियां कर रहे होंगे, जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा, पढ़ के आना। ठीक है, मिनिमम एज क्या होती है सुप्रीम कोर्ट जज बनने की, देयर इज नो मिनिमम एज, कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन ही नहीं किया, और ये सारे स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, पढ़ के आओगे ना, रिवीजन करने का मजा आएगा, वरना आप पहली बार ये सारी चीजें पढ़ोगे तो यू विल बी लाइक यार कहाँ जा रही हैं चीज़ें, है ना, पढ़ के आओगे तो मज़ा आएगा बहुत। मिनिमम एज सुप्रीम कोर्ट के जज की है नहीं, मैक्सिमम एज क्या है जब वो रिटायर हो जाएंगे, 65 ईयर्स। ठीक है, और हाई कोर्ट के जज की क्या है, 62 ईयर्स। ओके, इस तरीके से कनेक्टेड वे में स्टडी करना चाहिए हमें हमेशा। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज, आपको सुप्रीम कोर्ट जज बनना होगा तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना, कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, बिना गूगल किए, बिना नोट्स दिए। ठीक है, खासकर जो पॉलिटी जो बच्चे पढ़ चुके हैं, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम द सुप्रीम कोर्ट का जज। मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी, पहली कंडीशन याद दिला देती हूँ, यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट। ओके, तो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, ये एक्चुअली फादर सन डिओ है, इनके पापा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये खुद भी बने हैं, सोचो भाई क्या सही है ना। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमानी, इसके साथ आपको पता है कौन से आर्टिकल से ये होते हैं, आर्टिकल 76 से, एम आई राइट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते कौन है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ना, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ये मैंने आपको किस तरीके से पढ़ाया था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज लाइक कबीर सिंह, ये बताया था ना, कबीर सिंह। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है, प्रीति, है ना, इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि प्रीति जहाँ जहाँ फंसेगी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट जहाँ जहाँ फंसेगी वहाँ वहाँ कबीर सिंह उसे बचाने आ जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसको बचाने आ जाएगा, चाहे उसकी गलती हो ना हो वो बचाने पहुँच जाएगा। इस तरीके से हमने कुछ इसको स्टडी किया था। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए स्पेशल चीज़ें क्या थी, इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज, है ना, इनकी कोई सैलरी फिक्स नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मेंशन नहीं है, इनकी सैलरी मेंशन नहीं है, इनका टेन्योर मेंशन नहीं है, ये सब कुछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। ठीक है, ओके, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, देखो ये जितना जितना मुझे याद आ रहा है मैं सारा सारा बताते जा रही हूँ, आपने एक बार स्टडी किया होगा तो आप भी रिलेट कर पाओगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक सरकारी जॉब वाला इंसान नहीं होता, ठीक है, वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकता है, ठीक है, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन बाकी सारे नहीं कर सकते। याद है ना आपको, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बट अटॉर्नी जनरल साहब कर सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे घुसेंगे तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, कोई बात नहीं, दिस इज़ अ करंट अफेयर्स क्लास। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो फिजिक्स और किसकी डीओ है, बताओ, पॉलिटी और फिजिक्स की डीओ है, तो टॉपिक जो मेंशन्ड है वो पढ़ के आना। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में है, मेंस सिंगल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच जीत चुके हैं, विमेन सिंगल में स्पोर्ट्स की पूरी कंप्लीट अलग वीडियो आएगी, तो डोंट वरी। विमेन सिंगल ये तो थोड़ा थोड़ा झलक मैं आपको दे रही हूँ। आराइन सबालेका बेलारूस से ये बिलोंग करती हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुका है। बाकी निसार आपकी सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, निसार क्या है, आपकी नासा इसरो सार मिशन, ठीक है, नासा
इसरो सार मिशन, ये जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है नासा और इसरो का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नासा और इसरो ने कोलैबोरेट किया है यहाँ पे। बाकी इंडिया का पहला सोलर मिशन आप कह सकते हो, इसरो का 2023 का मिशन है कि वो आदित्य L1 को सूरज पे भेजेंगे वहाँ का एटमॉस्फेयर स्टडी करने के लिए। देखते हैं ये पॉसिबल हो पाता है या नहीं। लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट इट। आदित्य L1, ध्यान रखना साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, आ सकता है। उसके अलावा गगनयान मिशन इंपॉर्टेंट है, ये सारे साइंस एंड टेक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि गगनयान मिशन हमारा 2024 में आ जाए। इसमें हम 3 मेल एस्ट्रोनॉट और 1 फीमेल रोबोट को भेजने वाले हैं। व्योम मित्रा उसका नाम है। ये देखो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें इंपॉर्टेंट है। व्योम मित्रा क्या है? फीमेल रोबोट है जो गगनयान मिशन में जाएगी, ठीक है। इसके अलावा गगनयान मिशन ऑल टुगेदर पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा इंडिया का पहला मिशन जिसमें वो इंसान को भेजने वाले हैं। तो गगनयान मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट टू स्पेस, ये 2 चीज़ों के लिए, एक तो फर्स्ट मैन्ड मिशन और सेकेंड आपकी यहाँ पे रोबोट भी जा रही हैं, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है व्योम मित्रा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट वानी, गूगल के साथ आर्ट पार्क क्या है? AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, और इसके साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस IISC, इन तीनों ने मिलके इस प्रोजेक्ट वानी पे काम किया है। ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली स्पीचेस को, इनको लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज की समझ जनरेट करनी है ताकि गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे बेटर वर्क कर सके। ये सारी स्पीच डेटा रिकॉर्ड कर रही है ताकि उनकी AI बेस्ड लैंग्वेज को ज़्यादा डाइवर्स कर पाए, समझा पाए, ठीक है। तो वो डेटा को इनटेक करके वो प्रोसेस करेंगे, जो भी करेंगे, आप इसको प्राइवेसी ब्रीच भी कह सकते हो। चलो जो भी हो, प्रोजेक्ट वानी ध्यान रखना, गूगल, IISC और आर्ट पार्क, ओके। उसके साथ साथ इंडिगो फ्लाइट पहली एयरलाइन बनी है जो गगन को यूज कर रही है। गगन क्या है? गगन स्टैंड्स फॉर GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। बेसिकली एक नेविगेशन का ये सिस्टम है जिससे रास्ता वगैरह भूल ना जाए एयरलाइंस। तो ये खास क्यों है? क्योंकि गगन जो वो है इंडिया का खुद का बना हुआ है, इंडिजिनस है, और इंडिगो फ्लाइट पहली ऐसी फ्लाइट है जो इसको करेगी। तो गगन भी इंपॉर्टेंट है, इंडिगो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है हमारा। रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम-S रॉकेट लॉन्च किया है इसरो ने। बनाया किसने है? स्काईरूट एरोस्पेस ने, ठीक है। बनाया किसने है? स्काईरूट ने। लॉन्च इसरो ने किया है। विक्रम-S इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट, ध्यान रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, कौन सा कंट्री डिसीज फ्री हो चुका है? WHO ने उसको वो पर्टिकुलर डिसीज फ्री कहा है, ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्या है कि काला अजर को हम 2023 तक एलिमिनेट कर देंगे। काला अजर क्या है? प्रोटोजोआ पैरासाइट्स, बेसिकली किससे कम्युनिकेट होती है, स्प्रेड होता है? सैंड फ्लाई से, ठीक है। प्रोटोजोआ से ये बेसिकली काला अजर टाइप बीमारी होती है, ब्लैक फीवर भी जिसको बोला जाता है। सैंड फ्लाई इसको स्प्रेड करवाती है, ठीक है। इसको हम 2023 तक एलिमिनेट कर देंगे, ऐसा हम पॉजिटिव टारगेट लेके चल रहे हैं। इसके अलावा इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान स्टैंड्स फॉर यू नो व्हाट? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, राइट, ठीक है। तिहान याद रहेगा, इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है। IIT हैदराबाद ने इसको सेटअप किया है, IIT हैदराबाद, राइट, ठीक है। इसके अलावा कवच वॉज इन न्यूज। कवच क्या है? ट्रेन को एक्सीडेंट से बचाता है, एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम है जो कि ट्रेन को एक्सीडेंट होने से बचाएगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं।
नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है जिसका नाम हमने LHS 47475b रखा है। अब ये एक्सोप्लैनेट क्या होता है? एक्सोप्लैनेट मतलब ये हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। नेक्स्ट थिंग, मेड इन इंडिया ड्रोन। भाई अब तो सब कुछ मेड इन इंडिया चल रहा है। इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन वरुणा है, राइट? अब याद रखना, वन लाइनर्स है। इंडिया का पहला मेड इन इंडिया फ्लाइंग ट्रेनर। अभी हमने डिस्कस किया ना, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर दी वर्ल्ड। तो मेक इन इंडिया हम बहुत जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, अब जोरों शोरों से काम मेड फॉर वर्ल्ड का करना है। इंडिया का पहला इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर, हमने उसके ट्रायल्स खत्म कर दिए हैं, उसका नाम क्या है? हंसा एनजी। हंसा एनजी। अब कुछ लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है लेकिन वो सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इनका नाम हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जमशेद जे ईरानी, जो स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, फादर ऑफ इंडियन PSU। श्याम सरन नेगी, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वोटर हैं जिनकी डेथ हो गई, श्याम सरन नेगी। नील पवन बुराह, इंडिया के पेंटर। ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि रिसेंटली दिस वाज इन न्यूज, ये कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा, एक म्यूजिशियन और संतूर प्लेयर है, ठीक है? बाकी पंडित भजन सपोरी, ये भी एक संतूर प्लेयर है। पंडित बिरजू महाराज कथक डांसर थे। एंड्रयू सीमंस, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। शेन वॉन, ये भी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। पेली, ये एक फुटबॉलर थे ब्राजील से। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये UAE के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। पहली वुमेन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कमांड करेंगी, ये इटली से बिलोंग करती हैं। पहले एयरफोर्स में भी थी, इटली के एयरफोर्स में ये फाइटर पायलट भी थी। समंथा क्रिस्टोफोरेटी, इटली की है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कमांड करने वाली पहली वुमेन है ये। बाकी नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट किए, मतलब बनाया है पंकज त्रिपाठी को, टू स्प्रेड अवेयरनेस कि आप वोट करो, वोट करना चाहिए, पार्टीज क्या होती है वगैरह वगैरह। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, दक्ष पोर्टल बाय RBI ने बेसिकली ये दक्ष पोर्टल क्यों बनाया है? फॉर सुपरवाइजरी प्रोसेसेस, उसका सुपरविजन का काम और बढ़िया से हो सके। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? दक्ष पोर्टल वाज इन न्यूज, किसने लॉन्च किया है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। बाकी ल्यूनर खुआफू 1, देखो साइंस एंड टेक में सीडीएस इतना पागल हो जाता है, एक साइंस एंड टेक और एक मिसाइल्स वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन में इतना पागल हो जाता है ना सीडीएस की, फॉरेन वाला भी पूछ लेता है कि फॉरेन सैटेलाइट कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, ये मिसाइल कौन से कंट्री से बिलोंग करती है। तो कुआफू 1 एक ल्यूनर मिशन है चाइना का, उसके लिए काम करेगी, ठीक है? अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से पार्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट से बिलोंग करता है और उसका काम क्या क्या होता है, ठीक है? तो ये हमने जो नोट्स और वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा था, पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलोंग करता है। आर्टिकल 324 से ये इस कमीशन को सेटअप किया गया है। करता क्या है ये? इलेक्शन कंडक्ट कराता है। किस किस के इलेक्शन कंडक्ट कराता है? पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराता, राइट? ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल, अच्छे अच्छे जो डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, है ना? हमने उसी तरीके से इसको पढ़ा था कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन में पार्ट बनना, मेंबर बनना होगा तो क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। टर्म ऑफ मेंबर्स ये भी मेंशन नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने डीबार नहीं किया कि अगर आप रिटायर हो जाते हो तो आपका फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये नहीं किया है। तो इस तरीके से ही आपको पढ़ना है, करंट अफेयर से रिलेट करके पूरा स्टैटिक पोर्शन
इसी से क्वेश्चन मैच हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लब करके विद द नोट्स, विद द बुकलेट्स, पूरी सब्जेक्ट वाइज और मॉक टेस्ट वगैरह इस पर्टिकुलर लास्ट मिनट रिवीजन कैंप में मिल जाएगा। दिस इज अवेलेबल ऑन डिफेंस मीनिया 2.2 ऐप, ठीक है, इसको गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी ने एक मल्टीनेशनल एंटी टेररिज्म, ये आप कह सकते हो जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज को होस्ट किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मानेसर एंटी टेरर 2022 किसने होस्ट किया है? एनएसजी ने, ठीक है। ये फ्रेमवर्क आता है एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स के अंडर। अब मुझे कमेंट करके आप ये बताओ रैट्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रेड्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगा, इसीलिए रैट्स का हेडक्वार्टर गूगल करके टाइप करना, तभी जाके चीजें याद रहेंगी, ठीक है। ओके बाकी 5 न्यू स्पोर्ट्स को एड ऑन किया गया है नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया गेम्स के अंदर। इनको रिकॉग्निशन एटलीस्ट मिला है, आप ये कह सकते हो। धीरे धीरे ओलंपिक्स तक भी पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से वो गेम्स हैं जिनको ऐड किया है? मालाखंब, योगासन, स्केटबोर्डिंग, सॉफ्ट टेनिस और गोल्फ। अब ये नेशनल गेम्स में ये सारे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की तरह माने जाएंगे, ठीक है। ओके इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे की तरह भी मनाया जाता है। कब होता है ये हो गया आपका हिस्ट्री वाला पार्ट, पता होना चाहिए। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इंडिया लौटकर आए थे, है ना, इंडिया लौटकर आए थे। तो इसी दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे की तरह मनाते हैं। इस बार जो ये इवेंट हुआ था इंदौर में हुआ था और इसका थीम क्या था? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन द अमृतकाल। अब ये बताओ अमृतकाल क्या है? अमृतकाल मतलब इंडिया अपने 75th ईयर में एंटर हो रहा है ना, तो इसको हमने अमृतकाल बोल दिया है। तो उसके रिस्पॉन्स में ये सारी स्कीम वगैरह लॉन्च करेंगे कि अब इंडिया एक मैच्योर डेमोक्रेसी, 75th बर्थडे हम मना रहे हैं इंडिया का, राइट। तो इसलिए अमृतकाल को बहुत यूज कर रहे हैं। बीसीसीआई प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? रोजर बिनी। बाकी स्पेस मतलब प्लेसेस रिलेटेड न्यूज आपका आ सकता है। पोर्ट एलिजाबेथ कहाँ पे है? पोर्ट एलिजाबेथ एक्चुअली आपके साउथ अफ्रीका में है। उसको पोर्ट ग्रीक्यूरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक्चुअली इसका रियल नेम ये है, लेकिन इसको क्वीन एलिजाबेथ को ऑनर करने के लिए पोर्ट एलिजाबेथ इसका नाम रखा है। हम क्यों याद रखें ये? क्योंकि हमारा शिप गया है यहाँ पे, आईएनएस तरकश। सीडीएस का फेवरेट शिप में से एक है ये आईएनएस तरकश। इप्सामर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए गया है। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गया है। ऑलराइट, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की पहली फ्लेक्स कार, मतलब कोई टेंशन नहीं, आप कोई भी फ्यूल उसमें भर सकते हो, टोयोटा ने लॉन्च की है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। टोयोटा की पहली फ्लेक्स कार इंडिया में पहली बार ये लॉन्च हुई है। पेट्रोल डीजल की कोई चिंता नहीं है, कोई भी फ्यूल में ये ऑपरेट हो सकती है, राइट, ठीक है। इसके अलावा ओके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कॉल्पोस्कोप क्या होता है? कॉल्पोस्कोप एक्चुअली ये एआई डिवाइस है जो सर्वाइकल कैंसर इन वुमेन को डिटेक्ट कर पाएगा तो उसका डायग्नोसिस अच्छे से हो पाएगा, तो उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकती है। तो बेसिकली दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्पोस्कोप जो सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करता है, ठीक है। फिर जो आपका शॉर्ट मतलब ये आ सकता है, जापान और इंडिया ने कोलैबोरेट किया है ये एंटेना के लिए। एंटीना का नाम क्या है? यूनिकॉर्न, नोरा 50 एंड टेकन। नोरा तो याद रहेगा आपको, यूनिकॉर्न और टेकन याद रखना है। अब ये याद आप देख लो कैसे याद रखोगे।
यूनिकॉर्न क्या है? यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना, नोरा 50 और टेकन टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम। बेसिकली ये सारे एंटीना है जो इंडियन नेवी अपने शिप्स वगैरह पे लगाएगी फॉर बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है, ताकि वो दूर दूर सेलिंग पे जाए तो अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाए। तो जापान हमारे लिए ये करके दे रहा है, यूनिकॉर्न, नोरा 50 एंड टेकन बना के देगा। दीज आर एंटीना, नेविगेशन के लिए काम आएगा, ठीक है, ओके। उसके अलावा भविष्य, ये एक पेंशन मतलब पोर्टल है, ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर का। इससे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं वो अपना पेंशन वगैरह ट्रैक वगैरह यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। भविष्य पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंशन रिलेटेड है, याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे आर्मी के वाइस चीफ नए अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार, ठीक है, ही इज लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार हमारे वाइस चीफ है ये, ठीक है। फिर इंडिया को अपना पहला स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला, वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम है। इसकी मैक्सिमम रेंज लगभग 50 किलोमीटर होगी। इस ड्रोन से हम क्या करेंगे, एनिमी एरियाज को सर्विलियंस भी कर पाएंगे और उसको टारगेट डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये स्वार्म ड्रोन पहले वर्ल्ड में पहले ये इंडियन आर्मी को मिले हैं, ठीक है, स्वार्म ड्रोन, ठीक है। कॉन्गो ने अब ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, ISA, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, गुरुग्राम इंडिया में है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस बार कॉन्गो ने इसको ज्वाइन किया है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ओडेसा ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहाँ पे है? यूक्रेन में। इसको यूनेस्को ने बोला दिस इज इन डेंजर साइन इस पे लगा दिया है, क्योंकि रशिया का कोई भरोसा नहीं है, रशिया पागल हो रहा है और डिस्ट्रॉय किए जा रहा है यूक्रेन को। तो ओडेसा को याद रखना, ओडेसा प्लेसेस एंड न्यूज वाले सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानोमामी टेरिटरी, ये ब्राजील में है, ये भी अभी न्यूज में बहुत ज्यादा चल रही है, तो इसको ध्यान में रखना। यानोमामी टेरिटरी बिलोंग्स टू ब्राजील, राइट, ठीक है। बाद में परख किसने लॉन्च किया है? NCERT ने। परख का मतलब क्या होता है? परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा? ये बेसिकली एग्जाम रेगुलेटर है। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परख किसने लॉन्च किया, किसने बनाया, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, परख बनाया है NCERT ने, ठीक है, ओके। पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन है? PT उषा है, हमारी ओलंपिक विनर भी, ठीक है, मेडल विनर भी रह चुकी हैं ये। सिंधुजा 1 अभी ये अंडर प्रोसेस है, लेकिन ये बन जाएगा तो कितना सही होगा, ये सोचो। ये क्या करता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, ये ओशियन में हम लगा देंगे ना तो उसकी वेव को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ये सोचो। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। IIT मद्रास इसने ये बना रहा है, अभी ये अंडर प्रोसेस है, ठीक है। सिंधुजा 1 ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस। संस्कृत में डॉक्यूमेंट्री बनी है, वो भी साइंस में, यनम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यनम बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्री है वो इस बुक से बेस्ड है, माई ओडिसी। अब ये बुक भी इंपॉर्टेंट हो गई, माई ओडिसी, मेमोइर्स ऑफ द मैन बिहाइंड मंगलयान मिशन। किसने बनाया है ये, किसने लिखी है ये? K राधाकृष्णन ने, जो कि इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यनम नाम याद रखोगे, यनम। इसके अलावा ग्लासगो स्कॉटलैंड ने न्यू ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाया है, ठीक है। बेसिकली आर्मी, इंडियन आर्मी मेमोरियल आप कह सकते हो। ये क्यों बनाया है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने लोगों ने सैक्रिफाइस वगैरह किया है उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया है स्कॉटलैंड में, ठीक है। तब लड़ तो रहा था ब्रिटिश, बट सोल्जर्स तो हमारे ही थे ना इंडिया के, तो उनकी याद में स्कॉटलैंड में ये मेमोरियल बनाया है, ठीक है। बाकी एट द एंड ऑफ द लेक्चर में आपके क्वेश्चन का अगर आंसर करूं, एग्जाम के लास्ट टाइम में क्या करें,
एग्जाम के लास्ट टाइम में अगर मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में बोलूँ ना, डटे रहें, डटे रहें। आई नो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना है, अभी रिविजन बहुत ज़्यादा करना है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, बट यू डोंट हैव टू बी शुड बी एक्टिंग लाइक अ लूजर। ये सब आपके कंट्रोल में है। ये कब होगा पता है? जब आपने सेशंस बना दिए होंगे कि ठीक है, इतने सेशन से इतने सेशन के बीच में मुझे पढ़ना है, और पढ़ना है मतलब सीरियसली जान लगा के पढ़ना है यार। अब कोई मस्ती, कोई मजाक नहीं होना चाहिए। और जब नहीं पढ़ना तब सबके बाप बन के रहना है भाई, तब कोई प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है। एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय इट टोटली, ठीक है? यही एग्जाम के लास्ट टाइम में करो। कितना करना है ये पहले डिसाइड कर लो, कब करना है ये डिसाइड कर लो, और जब करना है तब एक्चुअली करो, ठीक है? और प्योर रटने वाली चीज का क्या करें, उसको कैसे डील करें, इसका आंसर ये है, उसको प्रॉपर अटेंशन दो, ठीक है? व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग, उन चीजों को हर एक सेंसेस से देखते रहो, मतलब हर एक सेंसेस से इंक्लूड करने की कोशिश करो, उसको देखो, उसको समझो। अगर ज़्यादा समझ में ना आए तो अपनी इलॉजिकल स्टोरी बनाना शुरू करो उसके अराउंड। उसको जितना ज़्यादा अटेंशन दोगे ना, उतनी चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठी जाएगी, ठीक है? अटेंशन अच्छे से देना है, बैठे बैठे बस ये नहीं बोलते रहना ये तो कैसे याद होगा, ये तो क्या, जस्ट रीड इट आउट, ठीक है? रीड करने की कोशिश करो, रीड करके उसे रिपीट रिवीजन में लेके जाओ, तब जाके वो चीज़ें याद होंगी। अगर मैं आपको कहूँ कि इतने सारे आर्टिकल्स है, इतने सारे अमेंडमेंट्स है, इतनी सारी न्यूज़ है, एक बार रीड करोगे तो याद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इट रिक्वायर बहुत ज़्यादा अटेंशन और बहुत ज़्यादा रिविजन, तभी चीज़ें माइंड ना गेट खोलेगा और धीरे धीरे चीज़ें एंटर होती जाएंगी। एंड जो लास्ट क्वेश्चन जो किसी ने मुझसे यहाँ पे पूछा था कि व्हाट मोटिवेट्स टू वर्क फॉर स्पेशली फॉर मी, और आई डोंट नो, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट समझूँ या मजाक समझूँ, आई डोंट नो, कि कोर्स भी बहुत महंगा नहीं है तो, और इतने सारे टीचर है फिर भी आप पॉकेट फ्रेंडली क्यों हो वगैरह। देखो, मुझे पर्पस मिल चुका है अपने काम करने का, ठीक है? इंसान की एक अलग अलग पर्पस पे वर्क करता है। आई डोंट वॉन्ट सो मच ऑफ लग्जरी लाइफ, मुझे वो लाइफ चाहिए जहाँ पे मेरी जो बेसिक नीड्स वगैरह हैं, मेरे जो बेसिक शौक वगैरह हैं वो पूरे हो जाएं, ठीक है? वो पूरे हो जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बेसिक शौक, बेसिक सारी चीज़ें वो पूरी हो जाएं। बाकी व्हाट एल्स आई वॉन्ट इज, आई वॉन्ट टू अटेंड मैक्सिमम पासिंग आउट परेड। आपसे मुझे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए, आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? मैं 30 दिन YouTube पे भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है? ताकि आपका फाइनल रिवीजन, इससे पहले हर कोई क्या कर रहा था इंक्लूडिंग मी, सिर्फ स्ट्रैटेजी दे रहा है कि ये कर लेना, वो कर लेना, वो कर लेना, बट आप नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को। आई नो दैट, आई सेंस दैट थिंग, इसीलिए मैं आपके साथ साथ, मैंने आपको स्ट्रैटेजी दिया, मैंने आपको प्लान दिया, और साथ साथ में मैं आपके करते भी जा रही हूँ। 7 बजे शार्प मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ कि भाई आज ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? सोचो मेरा तो एग्ज़ाम भी नहीं है, फिर भी आप मुझसे ज़्यादा मेहनत कर लो, आपका एग्ज़ाम पक्का हो जाएगा, ठीक है? आई एम वर्किंग 12 to 15 आवर्स अ डे, मेरा एग्जाम भी नहीं है फिर भी, तो आप सोच लो आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दो, इससे कम भी रख सकते हो, बट उन आवर्स में अच्छी तैयारी करना। मेरा पर्पस एक ही है कि मुझे ज़िंदगी में मैक्सिमम पासिंग आउट परेड ऑफिसर्स बनते हुए मुझे देखना है कि या इस इंसान को मैंने रॉ देखा था, अब मैं इसको ऑफिसर बनते हुए देख रही हूँ। तो आज से एक ही चीज़ मुझे चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, कि बदले में आप मुझे अपनी पासिंग आउट परेड में ज़रूर बुला लेना, ठीक है? नथिंग एल्स। मैं आपको बॉल पार्टी में बुलाने के लिए नहीं कह रही हूँ, आई डोंट वांट टू कम टू योर बॉल पार्टी, बट आई विल श्योरली कम इन योर पासिंग आउट परेड। ये मेरा एक सेल्फिश रीज़न है, एक सेल्फिश पर्पस, आप कुछ भी इसको बुला सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट दिस, राइट? बाकी इस प्लान में टिके रहना है, डटे रहना है, मुझे भी डटे रहना है, सो दैट आई कैन फुलफिल माई पर्पस ऑफ कमिंग टू योर पासिंग आउट परेड, ठीक है? बुलाना ज़रूर। चलो, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। हम प्लान के हिसाब से नेक्स्ट डेट को आप देख लेना, हम कब मिलने वाले हैं। रेस्ट PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सीरीज। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।